नमस्कार साथियों, मैं मनोज शर्मा बैंकों के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों साथियों, हम चर्चा कर रहे थे आपके समास के बारे में और विगत कक्षाओं के अंदर हमने अविभाव, आपका द्वंद्व और बहुव्रीहि समास के बारे में चर्चा की है। तो आज हम इसी विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हुए समास का जो भेद है आपका तत्पुरुष समास, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगला समास है दोस्तों आपका तत्पुरुष समास। साथियों, तत्पुरुष समास क्या होता है? पहले तो हम बात करते हैं तत्पुरुष जो शब्द है वो किससे बना है। तत्पुरुष शब्द है वो किससे बना है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि तत्पुरुष शब्द के अंदर संधि कौन सी हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं तद प्लस पुरुष। तत्पुरुष शब्द है जो आपका बनता है तत्। हिंदी के अंदर तो कौन सा उपसर्ग होता है? आपका तत् होता है। और संस्कृत में क्या होता है? आपका तद होता है। जैसे उत और उद, सत और आपका सद। तो हिंदी परंपरा में तय वाले को सही मानते हैं और संस्कृत परंपरा में जैसे उद होता है, हिंदी में क्या होता है? आपका उत होता है। तो जैसे आपका उपसर्ग होता है उद, उद जो होता है वो संस्कृत में स्वीकार करते हैं और हिंदी में क्या करते हैं? आपका उत करते हैं। और व्यंजन संधि के अंदर साथियों तय का तो दय बनता है और दय का क्या बनता है? तय बनता है। प्रथमाक्षर अपने ही परिवार का तीसरा बन जाता है और तीसरा अपने परिवार का क्या बनता है? पहला बनता है। तो संधि के अंदर जो दय होता है, अर्धाक्षर दय का किस में कन्वर्जन होता है? तय के अंदर। और तय का किस में कन्वर्जन होता है? आपका दय के अंदर। जैसे हम पढ़ते हैं उद प्लस कर्स, उद धन कर्स, तो यहां दय क्या बन जाता है? आपका तय बन जाता है। और उद प्लस कर्स से क्या बनता है? आपका उत्कर्ष बन जाता है। और तय का दय कैसे बनता है? जैसे आपका शब्द है उत प्लस गम, तो उत प्लस गम से क्या बनता है? आपका उद्गम बन जाता है। तो कहने का मतलब व्यंजन संधि के अंदर तय दय में कन्वर्ट होता है और दय का तय बन जाता है। तो तत् प्लस पुरुष क्या बनता है? आपका तत् प्लस पुरुष से आपका बनता है। दोस्तों एक युग्म शब्द होता है, एक तो होता है आपका पुरुष और पुरुष का एक होता है आपका परुष। पुरुष का शाब्दिक अर्थ होता है आदमी, व्यक्ति, और परुष का मतलब क्या होता है? कठोर होता है। परुष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपका कठोर होता है। दोनों अलग अलग है। पुरुष यानी व्यक्ति और परुष यानी क्या होता है? आपका कठोर होता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि तत्पुरुष शब्द के अंदर संधि कौन सी है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो? व्यंजन संधि है इसके अंदर। तो तत्पुरुष में संधि कौन सी होती है? आपकी व्यंजन संधि। हम बात कर रहे थे पदों के आधार पर समास के भेदों की। तो हमने चर्चा की थी अविभाव समास के अंदर पहला पद प्रधान होता है। आपका द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि समास के अंदर दोनों पदों से निकलने वाला तीसरा या अन्य अर्थ प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास के अंदर कौन सा पद प्रधान होता है साथियों? तो हम बात करते हैं तत्पुरुष समास के अंदर जो पहला पद है वो तो क्या रहता है? आपका गौण रहता है। तत्पुरुष समास के अंदर जो प्रथम पद है साथियों वो तो क्या रहता है? आपका गौण रहता है। और इसके अंदर दूसरा या उत्तर पद होता है। दूसरे पद को क्या कहा जाता है? आपका उत्तर पद। तो उत्तर पद है वो आपका प्रधान रहता है। अब कई विद्यार्थियों के सामने ये समस्या हो रही है कि सर प्रधान क्या होता है और आपका गौण क्या होता है? तो साथियों बड़ा ही आसान सा तरीका है, प्रधान और गौण किसे कहते हैं? ध्यान रखना, प्रधान का मतलब होता है मुख्य, और मुख्य वो होता है जिसको अर्थ प्रभावित करता है। जो अर्थ से प्रभावित होता है उसे क्या कहते हैं? आपका प्रधान कहते हैं। अगर मान लो आपके सामने कोई शब्द आ जाए और आपको पता करना हो कि इसमें दूसरा पद प्रधान है या नहीं, तो इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? प्रधान का मतलब होता है मुख्य, अर्थात जिस पर अर्थ का बल पड़ता है,
और गौण जिस पर अर्थ का प्रभाव न पड़ता हो। जैसे मान लो एग्जाम्पल आ गया आपके सामने, कोई शब्द लिखा मैंने ऋषि कन्या। अब ऋषि कन्या जो शब्द है साथियों, इसके अंदर कितने वर्ड हैं? दो, एक तो आपका ऋषि और एक आपका कन्या। अगर कोई आपसे कहे ऋषि कन्या में ऋषि शब्द है वो तो आपका प्रथम पद है, और कन्या शब्द है वो आपका कौन सा पद है? दूसरा या उत्तर पद है। प्रधान कौन सा है इसमें? ऋषि प्रधान है या आपका कन्या प्रधान है, या फिर दोनों प्रधान है? क्योंकि समास पदों के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। किसी में पहला पद प्रधान होगा, किसी में आपका दूसरा होगा, किसी में दोनों होंगे, और किसी में दोनों में से कोई नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में आ जाए ऋषि कन्या में प्रधान कौन सा है? ऑप्शन में आ गया ऋषि प्रधान है, कन्या प्रधान है, दोनों प्रधान है, या इनमें से कोई नहीं। डायरेक्टली अगर आप इनको देखते हो तो ऐसा नहीं लगता कि कौन सा प्रधान है। जो भी शब्द पूछा जाए उसको कहां यूज करना है? आपको वाक्य में यूज करना है। जैसे मैंने कहा ऋषि कन्या मंदिर जा रही है, ऋषि कन्या मंदिर जा रही है। जैसे ही आप सेंटेंस बनाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा प्रधान है और कौन सा गौण है। अब ऋषि कन्या मंदिर जा रही है, तो बताओ दोस्तों, मंदिर जाने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? ऋषि के द्वारा या कन्या के द्वारा? तो मंदिर कौन जा रहा है? तो मंदिर जा रही है आपकी कौन? कन्या। इसका मतलब कन्या जो पद है वो आपका क्या है? प्रधान पद है, और ऋषि शब्द है वो यहां पर क्या है? गौण है। तो जब भी आपके सामने ऐसी समस्या आए कि कौन सा प्रधान है कौन सा गौण है, तो उसको आप आसानी से कहां यूज कर सकते हो? वाक्य में। देखो कई जगह आपका द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता। अब आप उसको वाक्य में यूज करो, माता पिता की सेवा करो, तो वहां सेवा किसकी करनी है? माता और पिता दोनों की करनी है। इसका मतलब वहां दोनों पद आपके प्रधान हैं। जैसे मान लो लंकेश, लंका प्लस ईस्ट, दोनों अपने अर्थ को त्यागते हैं और रावण के अर्थ में क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। तो वहां पर दोनों ही पद क्या हो जाते हैं? आपके गौण हो जाते हैं। जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने कहा हवन सामग्री। अब हवन सामग्री के अंदर कितने पद हैं? आपके दो पद हैं। एक तो आपका हवन और एक आपका क्या है? सामग्री। हवन आपका प्रथम पद है और सामग्री आपका कौन सा पद है? दूसरा पद है। प्रधान कौन सा है? हवन प्रधान होगा या सामग्री प्रधान होगा, या फिर दोनों है? जैसे कोई आपसे कहे हवन सामग्री लेकर आओ, हवन सामग्री लेकर आओ, तो आप क्या लेकर आओगे? हवन लेकर आओगे या सामग्री लेकर आओगे? तो हम क्या लेकर आएंगे? आपका सामग्री लेकर आएंगे। इसका मतलब सामग्री है वो आपका क्या है? प्रधान पद है, और हवन आपका क्या है? गौण पद है। तो इस प्रकार से आप पता लगा सकते हो कि दिए गए पदों में कौन सा प्रधान है आपका, कौन सा गौण है। जैसे ऋषि कन्या, हवन सामग्री। मैंने कहा राजपुत्र शिकार खेल रहा है, कोई शब्द ले लिया आपके सामने राजपुत्र। इसके अंदर दो पद हैं, एक तो राजा और एक आपका पुत्र। अब राजपुत्र को आप वाक्य में प्रयोग करते हो, राजपुत्र शिकार खेल रहा है, राजपुत्र शिकार खेल रहा है। तो शिकार खेलने का काम कौन कर रहा है? राजा या पुत्र? तो कौन कर रहा है? आपका पुत्र कर रहा है। तो पुत्र आपका क्या है? प्रधान है। तो कहने का मतलब तत्पुरुष समास के अंदर दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद आपका क्या रहता है? गौण रहता है। तो दो बातें हो गई। तत्पुरुष किससे बना है? तत्प्लस पुरुष से। और दूसरा, तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है? आपका दूसरा पद प्रधान होता है। आगे हम बात करते हैं। देखो तत्पुरुष समास के अंदर सामान्यतः तीन विशेषताएं पाई जाती हैं। अगर हम बात करते हैं तत्पुरुष समास के अंदर कितनी विशेषताओं की, तो सामान्यतः कितनी विशेषता होती है? आपकी तीन प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। अब ये तीन प्रकार की विशेषताएं कौन कौन सी होती है दोस्तों आपकी तत्पुरुष समास की? देखो, एक तो क्या होती है? तत्पुरुष समास की सामान्यतः तीन प्रकार की विशेषताएं होती है। तो एक पद है वो आपका दूसरे पद की क्या बताता है? विशेषता बताता है। जैसे अगर कोई संख्यावाची पद है और संख्यावाची पद है वो किसी दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, तब तो क्या होगा? आपका द्विगु तत्पुरुष समास। देखो द्विगु और कर्मधारी ये दोनों किसके भेद माने जाते हैं? आपके तत्पुरुष के भेद माने जाते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है कि अगर कोई संख्यावाची पद है,
अगर पहला पद क्या है दोस्तों आपका संख्यावाची है और संख्यावाची पद है वो किसी उत्तर पद की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। संख्यावाची पद है वो किसी उत्तर पद की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर साथियों क्या होता है, द्विगु तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है आपका, द्विगु तत्पुरुष समास होता है। अगर कोई संख्यावाची पद है वो उत्तर पद की विशेषता बताए तो क्या होगा आपका, द्विगु तत्पुरुष समास होगा। जैसे मान लो आपने कहा चौराहा। अब चौराहा शब्द है उसमें चौ यानी क्या हो गया, चार। चार क्या है आपका, संख्या। राह यानी रास्ते, तो चार रास्ते हो गए। तो चौ क्या आ गया आपका, संख्यावाची पद आ गया। जैसे मैंने कहा त्रिफला। त्रि यानी तीन, फला यानी फल। तो त्रि शब्द संख्यावाची है, वो किसकी विशेषता बता रहा है, आपकी फल की बता रहा है। तो जब कोई संख्यावाची पद है वो आपके दूसरे पद की विशेषता बताए उसे क्या कहा जाता है, आपका द्विगु तत्पुरुष कहा जाता है। ऐसे ही मान लो अगर कोई गुणवाचक शब्द है, गुणवाचक विशेषण शब्द है, अगर कोई गुणवाचक विशेषण शब्द है और वो आपका उत्तर पद की विशेषता बताए, गुणवाचक विशेषण है अगर वो आपके उत्तर पद की क्या बताए, विशेषता बताए, तो उसे क्या कहा जाता है, आपका कर्मधारय तत्पुरुष कहा जाता है। अगर कोई गुणवाचक विशेषता है वो दूसरे पद की विशेषता बता रहा है उसे क्या कहा जाता है, आपका कर्मधारय तत्पुरुष कहा जाता है। तो कर्मधारय समास है वो भी आपका क्या होता है, तत्पुरुष समास के अंदर आता है। एक बार एग्जाम में आया गया था कि कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है। देखो विशेषताएं हम किसकी पढ़ रहे हैं, आपका तत्पुरुष की। और तत्पुरुष समास के अंदर कौन सा पद प्रधान होता है, आपका दूसरा पद प्रधान होता है। तो कहने का मतलब तत्पुरुष में अगर दूसरा पद प्रधान है तो कर्मधारय के अंदर भी आपका दूसरा पद क्या होगा, प्रधान माना जाएगा। तो द्विगु हो चाहे कर्मधारय हो, इनके अंदर भी आपका दूसरा पद प्रधान मानते हैं। जैसे क्या होगा इसके अंदर, जैसे आपका गुणवाचक विशेषण, जैसे मान लो किसी की विशेषता बताई गई है, जैसे मैंने कहा महात्मा। तो महात्मा विशेषता किसकी है, आत्मा की। महा प्लस आत्मा, तो आत्मा कैसी है साथियों, आपकी महान है। तो महान शब्द है, मैंने कहा महान राजा हुआ, तो महान गुणवाचक क्या है, आपका विशेषण है। जैसे आप कहते हो लाल घोड़ा, काला पीला, मैंने कहा काली मिर्च, तो मिर्च कैसी है, आपकी काली। तो काला पीला किस में आते हैं, आपके गुणवाचक में आते हैं। तो गुणवाचक कोई विशेषता है वो किसी दूसरे पद की विशेषता बता रहा हो तो उसे क्या कहा जाता है, आपका कर्मधारय तत्पुरुष कहा जाता है। तीसरा क्या होता है, आपका सामान्य तत्पुरुष। तीसरा होता है आपका सामान्य तत्पुरुष कि अगर कोई संज्ञा पद, अगर कोई संज्ञा पद है वो आपके उत्तर पद की क्या बताए, विशेषता बताए। अगर कोई संज्ञा पद है वो आपके उत्तर पद की क्या बताए, विशेषता बताए, तो उसे क्या कहा जाता है, आपका सामान्य तत्पुरुष कहा जाता है। जिसके अंदर आप किसका प्रयोग करते हो, कारकों का प्रयोग किया जाता है। तो जब कोई संज्ञा पद है यानी नाउन किसी दूसरे पद के साथ जुड़ जाता है और उसकी विशेषता के रूप में युक्त होता है तो ऐसी कंडीशन में आपका सामान्य तत्पुरुष होता है। जैसे अभी मैंने बात की थी ऋषि कन्या। अब कन्या किसकी है, ऋषि की है। तो कन्या है उसका वर्चस्व किससे है, आपका ऋषि से। तो ऋषि की आपकी विशेषता के रूप में आ गया। जैसे मैंने कहा राजपुत्र, पुत्र किसका है, आपका राजा का। तो जब कोई संज्ञा, राजा भी क्या है, आपका संज्ञा है, ऋषि भी क्या है, आपका संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। तो कोई संज्ञा पद है वो किसी संज्ञा के साथ यूज होता है विशेषता के रूप में, तो उसे क्या कहा जाता है, आपका सामान्य तत्पुरुष कहा जाता है। तो सामान्यतः तत्पुरुष समास की तीन प्रकार की विशेषताएं होती है कि संख्यावाची पद विशेषता बताए तब तो होता है आपका द्विगु, और गुणवाचक शब्द विशेषता बताए तो क्या होता है, आपका कर्मधारय, और संज्ञा पद किसी की विशेषता बताए तो आपका क्या होता है, सामान्य तत्पुरुष समास होता है। वैसे देखो हिंदी के अंदर हम इसमें तीन ही पढ़ते हैं, द्विगु, कर्मधारय और आपका तत्पुरुष। इसके अलावा तीन भेद और होते हैं, अविभाव, द्वंद्व और आपका बहुव्रीहि। अब देखो
अगर हम संस्कृत व्याकरण का अनुसरण करते हैं तो तत्पुरुष समास के कई भेद होते हैं। जैसे हम सभी के बारे में चर्चा करेंगे, ऐसा आ जाए तत्पुरुष के भेद कौन कौन से होते हैं। तो अभी हमने बात की थी तत्पुरुष समास है उसके कौन कौन से भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कई भेद होते हैं। जैसे एक तो हो गया, अभी पढ़ा हमने द्विगु तत्पुरुष समास। अभी हमने क्या पढ़ा? द्विगु तत्पुरुष समास। एक होता है आपका कर्मधारय तत्पुरुष समास, द्विगु तत्पुरुष समास, और एक होता है आपका कर्मधारय तत्पुरुष समास। इसके अलावा और कौन सा होता है? इसके अलावा एक होता है आपका नए तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास। एक होता है आपका उपपद तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास। द्विगु तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष। एक होता है आपका लुप्त पद तत्पुरुष समास, लुप्त पद तत्पुरुष समास। एक होता है आपका लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। और एक होता है आपका अलुक तत्पुरुष समास। तो साथियों, तत्पुरुष समास के कई भेद होते हैं आपके, और अधिकतर हम इन्हीं 7 भेदों के बारे में चर्चा करते हैं। आपका द्विगु तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, लुप्त पद, लुप्त कारक और आपका अलुक तत्पुरुष समास के बारे में हम इन सभी भेदों का एक एक करके क्या करेंगे? वर्णन करेंगे। द्विगु क्या होता है, कर्मधारय किसे कहते हैं, नए, उपपद, लुप्त पद, लुप्त कारक और आपका अलुक। फिर संस्कृत व्याकरण में इनके अलावा और भी आ जाते हैं, प्राक तत्पुरुष है। और हिंदी के जो महान विद्वान थे कौन? आपके कामता प्रसाद गुरु। और कामता प्रसाद गुरु को क्या कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। क्यों? संस्कृत व्याकरण के अंदर जो काम पाणिनि ने किया था वही कार्य हिंदी के अंदर किसने किया? आपका कामता प्रसाद गुरु ने। तो अगर हम बात करते हैं कामता प्रसाद गुरु है, वो तत्पुरुष के कितने भेद मानते हैं? तो कामता प्रसाद गुरु है, इन्हीं जो 7 भेद हैं इनको कितने भागों में डिवाइड किया है? 2 भागों में। वो कहते हैं तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं। एक तो होता है आपका समानाधिकरण तत्पुरुष और एक होता है आपका वेधीकरण तत्पुरुष। तो कामता प्रसाद गुरु ने इन्हीं भेदों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो आपका समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है और एक आपका होता है वेधीकरण तत्पुरुष समास होता है। तो ऐसा पूछ ले, समानाधिकरण और वेधीकरण किसके भेद हैं? आपके तत्पुरुष समास के ही भेद होते हैं। समानाधिकरण होता है और एक आपका वेधीकरण होता है। समानाधिकरण एक वाक्य भी होता है, और समानाधिकरण वाक्य किसे कहा जाता है? जो संयुक्त वाक्य होता है उसे ही क्या कहते हैं? आपका समानाधिकरण वाक्य कहा जाता है। तो संयुक्त वाक्य होता है, उसी का एक दूसरा नाम है आपका समानाधिकरण कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कि द्विगु क्या होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे तत्पुरुष समास के किसके बारे में? आपका द्विगु तत्पुरुष समास के बारे में। देखो, समास का नाम क्या है? आपका द्विगु तत्पुरुष समास, जिसको आप क्या बोलते हो? द्विगु बोलते हो। तो ये द्विगु नहीं होता है, ये क्या होता है? आपका द्विगु होता है। क्यों दोस्तों? ऊपर वाला वर्ण हमेशा क्या होता है? अर्धाक्षर होता है, और नीचे वाला क्या होता है? आपका पूर्णाक्षर। तो इसके अंदर जो द है वो तो कितना है? आपका आधा है। फिर ये जो ई की मात्रा है वो द पर नहीं है, वो किस पर है? व पर। तो क्या हो जाएगा? वी, और फिर क्या है? आपका गु, द्विगु। तो ये आपका समास कौन सा है? द्विगु समास होता है। देखो इसमें क्या है साथियों? द और वी। तो द और वी, इससे क्या बनता है? आपका द्वि।
और द्वि का मतलब होता है दो। द और वी, द्वि यानी होता है दो। और नीचे क्या है आगे क्या है आपका गु, और इस गु का मतलब ले सकते हो आप गुफा से ले सकते हो। गु का मतलब गाय से ले सकते हो या आपका गुफा से लिया जा सकता है। द्वि यानी दो, गु यानी गाय, तो दो गायों का समूह है। तो दो गायों का समूह जो होता है इसका मतलब संख्यावाची आ रहा है। ऐसा पूछ ले द्विगु शब्द के अंदर समास कौन सा है, तो भी आपका क्या रहेगा, द्विगु समास ही माना जाएगा। अगर ऑप्शन में द्विगु नहीं हो तो द्विगु किसका भेद है, आपका तत्पुरुष का भेद है, तो फिर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, आपका तत्पुरुष हो सकता है। तो कहने का मतलब द्वि यानी दो और गु यानी गाय। द्वि का मतलब दो होता है या नहीं, जैसे हम पढ़ते हैं द्वि, द्वि प्लस जय, तो क्या हो जाएगा आपका द्विज। द्वि का मतलब होता है दो और जय का मतलब होता है जन्म लेना। तो जिसका दो बार जन्म होता है उसे क्या कहा जाता है, आपका द्विज कहा जाता है। और द्विज शब्द है वो अपने आप में अनेकार्थी शब्द है। द्वि यानी दो, जय का मतलब होता है जन्म लेना, और जिसका जन्म कितनी बार हो, आपका दो बार हो, उसे क्या कहते हैं, आपका द्विज कहा जाता है। अब बताओ दो बार जन्म किन किन का होता है। जैसे आपके मुख में दांत होते हैं, दांतों का जन्म कितनी बार होता है, दो बार होता है। पहले जो दांत होते हैं दूध के दांत यानी अस्थायी दांत होते हैं, फिर वो टूटने के बाद में दोबारा नए आते हैं, इसका मतलब उनका जन्म कितनी बार हुआ है, दो बार हुआ है। इसलिए दांतों को क्या कहा जाता है, आपका द्विज कहा जाता है। जैसे मान लो जो अंडे से पैदा होने वाले जीव सर्प है, पक्षी है, इनको आप जीव द्विज कह सकते हो कि पहले किसके रूप में उत्पन्न होते हैं, अंडे से, फिर उससे किसकी उत्पत्ति होती है, आपकी द्विज की। जैसे आपके चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। इनके अंदर पहले इनमें से तीन वर्णों में क्या था, आपका यज्ञोपवीत संस्कार था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्गों के अंदर जब बालक विद्याध्ययन करने जाता तो उससे पहले क्या होता, उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता। कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा बालक का दूसरा जन्म माना जाता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनको भी क्या कहा जाता है, आपका द्विज कहा जाता है। तो जिसका जन्म दो बार हो उसे क्या कह सकते हो, आपका द्विज कहा जाता है। तो द्वि यानी दो, गु यानी क्या होता है, आपका गुफाएं। तो ये तो इसका अर्थ हो गया। अब देखो द्विगु समास में क्या होता है, वही बात है। यहां कोई संख्यावाची पद है, यहां पर कोई संख्यावाची पद है, वो क्या बताएगा, किसी दूसरे पद की विशेषता बताएगा। जैसे अभी बात की थी हमने चौराहा और आपका त्रिफला, तो कोई संख्यावाची पद है वो दूसरे पद की विशेषता बताए तो आपका क्या हो जाएगा, द्विगु तत्पुरुष माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जब द्विगु समास के अंदर आप विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय हमें किसका प्रयोग करना होता है, या तो समूह शब्द का इस्तेमाल करते हैं या समाहार शब्द का इस्तेमाल करते हैं। द्विगु समास के अंदर अगर आपको विग्रह करना है तो विग्रह करते समय हम पदों के साथ समूह या समाहार शब्द का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे चौराहा, चार रास्तों का समाहार है ना। जैसे त्रिफला, तीन फलों का समूह है। तो विग्रह करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि यहां किसका प्रयोग करोगे आप, या तो समूह का या फिर आपका समाहार का। अब मैंने क्या लिखा, यहां संख्यावाची। ऐसा आ जाए साथियों कि संख्यावाची पद है किस समास में आता है। अब ऑलमोस्ट हम बचपन से ही पढ़ते हैं कि संख्यावाची किस में आता है, आपका द्विगु समास में आता है। और द्विगु किसका भेद है, आपका तत्पुरुष का भेद है। लेकिन दोस्तों ये तथ्य अपने आप में प्रमाणिक नहीं है। प्रत्येक संख्या आपकी द्विगु समास में नहीं आती है। संख्यावाची पद है वो आपके प्रत्येक समास के अंदर आते हैं। कैसे आते हैं अभी हम चर्चा करते हैं। अभी हमने यहां क्या पढ़ा कि संख्यावाची पद है वो आपका किस में आता है, द्विगु में आता है। लेकिन ये तथ्य अपने आप में पूर्णतः प्रमाणिक नहीं है। कैसे दोस्तों, अगर हम बात करते हैं क्या सभी संख्याएं द्विगु समास में आ सकती है। अगर हम बात करते हैं संख्यावाची पद है वो किस किस समास के अंदर आ सकता है, कौन कौन सी संख्याएं किस समास के अंदर आएगी। अगर हम बात करते हैं संख्या एक से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका मतलब 1 से लेकर 10 तक।
10 के बाद में 11 12 नहीं है, सीधा 10 के राउंड में। अब 10 जोड़ो कितना हो गया, 20 30, ऐसे करते करते आपकी 100 तक। फिर 100 से बाद में सीधा 200 300 400 500, है ना। इस प्रकार की जो संख्याएं हैं और सामान्य अर्थ में यूज हो रही है, जो अर्थ आपका पद में है सेम वैसा ही अर्थ निकल रहा है, तब को आपको क्या मानना है, द्विगु समास मानना है। तब तो आप क्या मानोगे, द्विगु समास मानोगे। यानी 1 से 10 तक की संख्याएं हैं, फिर 10 के राउंड में 20 30 40 50 60 70 80 90 100, फिर 100 के राउंड में 200 300 400, है ना, ऐसे 1000 तक, फिर 1000 से 1000 2000 3000, और चाहे जितनी बढ़ा सकते हो आप। तो ऐसी संख्या किस में आती है, सामान्य अर्थ है तो आपका द्विगु समास। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपके सामने, चौराहा। अब चौराहा का मतलब होता है 4 रास्तों का समूह। संख्या कितनी आ रही है, चौ यानी क्या आ रही है, 4 आ रही है। जैसे मैंने कहा शताब्दी, सत यानी 100, अब्दी यानी वर्ष, तो 100 वर्षों का समूह है, तो 100 आ रहा है। इसका मतलब ये किस में आएंगे, आपके द्विगु के अंदर आएंगे। सर और संख्याएं कहां कहां आती है, देखो अब हमने यहां कौन सी संख्या छोड़ दी, 1 से लेकर 10 तक ले लिया, क्या बच गया, 11 से 19 बच गई, 20 यहां आ गया, फिर आपका 21 से 29 रह गया। तो ये संख्याएं कहां आती साथियों, अगर कोई संख्या 11 से लेकर 18 तक, 11 से 18, इसका मतलब 11 12 13 14 15 16 17 18, फिर आपके 21 से 28, 11 से 18, 21 से 28, 31 से 38, ये जो संख्याएं हैं वो किस में आती है, आपकी द्वंद्व समास में। किस में आती है, आपकी द्वंद्व समास के अंदर आ जाती है। जैसे मैंने कहा 12, अब 12 क्या होता है, 10 + 2 होता है, तो 10 और 2। मैंने कहा 52, तो 50 और 2, 68, तो 60 और 8। तो ऐसी संख्याएं जैसे मान लो आ गया आपके सामने 68, तो क्या बन जाएगा, 60 और 8। जैसे मैंने कह दिया 52, 50 और 2, तो ऐसी संख्याएं किस में आती है, आपकी द्वंद्व समास के अंदर आ जाती हैं। सर अभी संख्या पूरी हुई क्या, नहीं। कितनी संख्या हो गई, 1 से 10 तक, 11 से 18, कितनी बाकी रह गई, 19, 20 यहां आ जाएगा, 21 से 28, फिर बाकी कौन सी रह गई, 29। तो सर ये 19 29 39 ये संख्याएं कहां आती है, ये जो संख्याएं आती है वो आपकी आती है अविभाव समास के अंदर। जैसे मान लो संख्या है आपकी 19 29 39 49, ये जो संख्याएं हैं वो कहां ले जाओगे, आपकी अविभाव समास में। अविभाव में कैसे आएगी, क्योंकि इसमें उपसर्ग होता है सब में, कौन सा, उन, और उनका मतलब होता है एक कम। उनका मतलब क्या होता है, आपका एक कम, और उन आपका क्या है, उपसर्ग। और उपसर्ग जो है वो किस समास में आते हैं, आपके अधिकतर अविभाव समास में आते हैं। जैसे 19 तो 20 से एक कम, 39 40 से एक कम, 59 60 से एक कम। तो ये संख्या अविभाव समास में आ जाएगी। और अविभाव ऑप्शन में नहीं हो तो फिर कहां ले जा सकते हो, 19 तो 10 और 9, फिर आप कहां ले जा सकते हो, इसके अंदर द्वंद्व के अंदर शामिल कर सकते हो। देखो समास हमेशा डिपेंड करता है उसके विग्रह पर, कि आपको ऑप्शन क्या दिया गया है और उसका विग्रह किस प्रकार से होता है। तो ये संख्या इसके अंदर आ सकती है। क्या सर संख्याएं अविभाव समास के अलावा और भी कहीं आती है क्या, हाँ, अगर इनमें से कोई संख्या विशेष अर्थ को दे रही है, अगर इनमें से कोई संख्या विशेष अर्थ को दे रही है, अगर संख्यावाची पद विशेष अर्थ में यूज हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वही संख्यावाची पद किस में आ जाएगा, आपका बहुव्रीहि समास के अंदर आ जाएगा। संख्यावाची पद है वो अगर विशेष अर्थ में जा रहा है तो क्या आ जाएगा, आपका बहुव्रीहि समास। जैसे साथियों आपका शब्द है त्रिनेत्र। अब त्रि का मतलब क्या होता है, 3। त्रि का मतलब क्या होता है, 3, और 3 संख्या किस में आती है, द्विगु समास में। लेकिन त्रिनेत्र शब्द है वो किसका पर्याय है, आपका भगवान शिव का पर्यायवाची है, इसलिए कहां जाएगा, आपका विशेष अर्थ में यूज होने के कारण बहुव्रीहि समास के अंदर चला जाएगा। जैसे पंचवटी, 5 संख्या है वहां पर, लेकिन पंचवटी एक स्थान का नाम है, विशेष अर्थ में चला गया तो क्या बन जाएगा आपका, जैसे दशानन, 10 शब्द है, संख्या है, लेकिन दशानन किसका पर्यायवाची है, आपका रावण का पर्यायवाची है,
तो जब कोई संख्यावाची पद विशेष अर्थ में जाता है तो आपका क्या बन जाता है, बहुब्री समास बन जाता है। तो देखो संख्याएं केवल द्विगु में नहीं आती, द्विगु में भी आ रही है, द्वंद्व में भी आ रही है और बहुब्री में भी आ रही है और आपका अविभाव में। क्या सर कर्मधारय समास में संख्याएं आ सकती है क्या? हाँ, अगर कोई संख्या एक से नीची है, जैसे आप कहते हो पूर्ण, आधा, पाव, है ना, 1/4, तो ऐसी संख्याएं किस में आ सकती है आपकी, कर्मधारय। जैसे मान लो कोई आ गया पूर्ण प्लस आकार, पूर्णाकार, अर्ध प्लस चंद्र, अर्धचंद्र, तो आधा है, पूर्ण है, पूर्ण है, ये किस में आते हैं आपके, कर्मचंद्र। जैसे आपने कहा अर्धचंद्र, तो आधा है जो चंद्रमा, तो ये किस में आएगा आपका, कर्मधारय समास के अंदर। अब क्या तत्पुरुष समास में संख्याएं आएगी या नहीं आएगी? क्यों नहीं आ सकती? तत्पुरुष समास के ही भेद कौन से हैं, कर्मधारय और द्विगु शब्द। किसका भेद है आपका, तत्पुरुष का। अगर मान लो ऐसा आ गया चौराहा शब्द में समास कौन सा है और ऑप्शन में आपका द्विगु समास नहीं हो, तो आपका फिर उत्तर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, क्योंकि किसका भेद है आपका, तत्पुरुष का। इसका मतलब तत्पुरुष के अंदर भी क्या आ सकते हैं आपका, संख्यावाची। हिंदी में सामान्यतः 6 समास पढ़ते हैं, कौन सा, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, अविभाव, बहुब्री और कर्मधारय। तो मेरा कहने का मतलब है संख्याएं अगर हम इसको डीपली पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो संख्याएं सभी समास के अंदर आ सकती है। केवल ये धारणा मिथ्या है कि संख्यावाची पद किस में आता है। तो आपका अगर ऐसा आ जाए और अलग अलग विकल्प आपके सामने हो, तो फिर आपके सामने विकल्प के अनुसार क्या करना पड़ेगा, द्विगु समास करना पड़ेगा। कि संख्यावाची पद किस में होता है, द्विगु में, लेकिन संख्याएं सभी समास के अंदर होती है। तो अब देखो द्विगु समास में किस प्रकार की संख्याएं आती है उसका अध्ययन करते हैं। जैसे आपका शब्द है चौराहा, चौराहा, ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। अब चौराहा का विग्रह होता है, चौ यानी क्या होता है, 4, राह यानी होता है रास्ते। तो 4 रास्तों का समूह है या 4 रास्तों का समाहार। जहां पर 4 रास्ते एक साथ मिलते हैं उस समाहार को क्या कहा जाता है, चौराहा। समास कौन सा है इसके अंदर, आपका द्विगु समास है। जैसे साथियों आपका शब्द है त्रिफला। अब त्रिफला के अंदर आपका यहां उपसर्ग कौन सा है, त्रि का मतलब होता है 3, फला यानी फल, तो त्रि या 3 फलों का समाहार, 3 फलों का समाहार। यहां आपका समास कौन सा है इसके अंदर, आपका द्विगु समास। देखो हर जगह मैंने यहां कह दिया त्रिफला के अंदर द्विगु समास, तो क्या ऐसा जरूरी है क्या हर बार इसके अंदर आपका द्विगु समास होगा? कई बार अगर एग्जाम के अंदर कोई चीज, कोई शब्द आपका अगर सेंटेंस में दे दिया जाए, तो आपको वहां क्या ध्यान रखना है कि सेंटेंस के अंदर उस शब्द का अर्थ क्या निकल रहा है, उसके आधार पर आपका समास क्या हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। यहां त्रिफला का मतलब होता है 3 फल। इसका मतलब कोई 3 फल जिसका नाम आपके सामने स्पष्ट नहीं है, तब तो समास कौन सा हो गया, द्विगु समास। त्रि यानी 3, फला यानी फल। अगर मैंने इसी शब्द को वाक्य में यूज कर दिया, ऐसे लिख दिया, बाल धोने के लिए त्रिफला उत्तम है, बाल धोने के लिए, बाल धोने के लिए त्रिफला उत्तम है। अब यहां पर मैंने त्रिफला शब्द को अंडरलाइन कर दिया और पूछ लिया कि रेखांकित पद के अंदर कौन सा समास है। अब बताओ यहां क्या करेंगे हम। अब आपका पढ़ा हुआ है कि त्रिफला शब्द किस में आता है, द्विगु समास में, और ऐसी कंडीशन में अगर आप द्विगु समास कर देते हो तो फिर आपका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्योंकि बाल धोने के लिए त्रिफला उत्तम है, वहां त्रिफला 3 विशेष फल हो जाते हैं। जब भी कोई आप त्रिफला चूर्ण लेकर आते हो किसके लिए, बाल धोने के लिए, तो वहां कौन सा आता है, आंवला, रीठा और सिकाकाई, बोलते ना आंवला, रीठा, सिकाकाई युक्त शैम्पू। तो त्रिफला कौन से हो गए, यहां पर विशेष अर्थ में आ गया आंवला, रीठा, सिकाकाई। आंवला, रीठा और सिकाकाई। देखो सामान्य के वे के अंदर 3 फल कोई हो सकते हैं, इसका कोई निश्चित नाम नहीं है, और वाक्य में यूज कर दिया तो ये विशेष अर्थ को इंगित करेंगे, और विशेष अर्थ जहां जाता है वहां आपका समास कौन सा होता है, बहुव्रीहि।
इसको आप जैसे मान लो ऐसा आ गया, कब्ज के लिए त्रिफला उत्तम है, कब्ज के लिए त्रिफला चूर्ण उत्तम है, कब्ज के लिए त्रिफला चूर्ण उत्तम है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर साथियों त्रिफला का मतलब क्या होता है? कब्ज के लिए त्रिफला उत्तम है। तो देखो कब्ज के लिए त्रिफला चूर्ण आता है, उसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं आपके? 3 बोलते ना, आंवला, रीठा, सिकाकाई। ये तो किस में आते हैं? आपके बाल धोने के लिए। और अगर आपके पेट में कब्ज रहती है, गैस रहती है, उसके लिए उसमें आप त्रिफला चूर्ण लेकर आते हो, वहां आता है हरड़, बहड़ और आंवला। तो उसके लिए 3 आते हैं, कौन कौन से? एक तो हो गया हरड़, और एक हो गया बहड़, और एक हो गया आपका आंवला। अब बताओ, यहां 3 विशेष फल अलग हो गए और यहां 3 विशेष फल अलग हो गए। कहने का मतलब त्रिफला डायरेक्टली आ जाए तो आपका द्विगु समास, और अलग आ जाए तो क्या बन जाएगा? आपका बहुव्रीहि समास। अब देखो त्रिफला में समास कौन कौन सा बना? ऐसा आ गया कब्ज के लिए, तो पहला उत्तर क्या होगा आपका? बहुव्रीहि समास। अगर मान लो त्रिफला शब्द ऐसा आ गया, कब्ज के लिए त्रिफला चूर्ण उत्तम है, इसमें समास कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास। अगर मान लो बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है, फिर त्रि यानी 3 संख्यावाची है, तो क्या हो जाएगा आपका? द्विगु समास। और अगर मान लो द्विगु समास भी ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आपके सामने विकल्प क्या बचेगा? द्विगु किसका भेद है? तत्पुरुष का। तो तीसरा उत्तर क्या हो जाएगा इसके अंदर? आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो हमेशा ये चीजें किस पर डिपेंड करती है? आपके ऑप्शन पर डिपेंड करती हैं। हर चीज को रटना अपने आप में अलग होता है, ये विषय वस्तु रटने की नहीं होती है। दिए गए विकल्प के अंदर आपको चयन करना होता है कि वाक्य क्या दिया गया है और उसका सिंस या भाव क्या निकल रहा है। उस भाव को आधार बनाकर आपको ऑप्शन पर क्या करना है? ध्यान देना है। तो आपको यह ध्यान रखना है, कहीं भी आपको संख्यावाची दिखाई दे तो आंख मूंद कर अगर आप द्विगु समास करके आ जाओगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। जैसे शब्द है आपका चवन्नी। चवन्नी क्या होता है दोस्तों? चव यानी होता है 4, अन्य यानी होते हैं आने। तो जैसे पहले 1 रुपया होता था, तो 1 रुपए में कितने पैसे आने होते थे? आपके 16 आने। तो 1 रुपए के 4 भाग करते हैं तो 4 चवन्नी होती है। तो 1 चवन्नी में कितने आने होते हैं? आपके 4 आने। तो 4 आनों का समूह है, क्या कहलाता है? चवन्नी कहलाता है। 4 आनों का समूह है, तो 4 आने मिलकर क्या कहलाता है? आपका चवन्नी। लेकिन अगर इसी चवन्नी को आपने वाक्य में यूज कर दिया, कह दिया यार वो तो चवन्नी छाप है, तो वहां चवन्नी छाप वो एक विशेष अर्थ में यूज हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन कि आप इसको वहां क्या ले सकते हो? बहुव्रीहि के अंदर ले सकते हो। जैसे मान लो आपका शब्द लिखा मैंने अष्ट सिद्धि, बोलते ना अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। तो अष्ट सिद्धि, अष्ट यानी 8, सिद्धि यानी सिद्धियां, तो 8 सिद्धियों का समूह, अष्ट सिद्धियों का समाहार। तो क्या बन जाएगा इसका? अष्ट यानी 8 सिद्धियों का, अष्ट सिद्धियों का समूह है, क्या कहलाता है? आपका 8 कोई सिद्धियां हैं, तब तो आपका क्या है? तत्पुरुष समास नहीं, द्विगु समास। और 8 विशेष प्रकार की सिद्धियां हैं, जैसे हनुमान जी के पास थी अणिमा, गरिमा, लघिमा। तो जैसे मान लो हनुमान जी के पास सिद्धि थी गरिमा। अब गरिमा के द्वारा हनुमान जी जब चाहे अपने शरीर को विशाल पर्वत की तरह कर लेते थे। लघिमा एक बार एग्जाम में भी आया था कि अपने शरीर को छोटा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो लघिमा कहलाती है। और लघिमा के द्वारा हनुमान जी जब चाहते अपने शरीर को छोटा कर लेते थे। जब सुसेन वेद को लाने गए लंका में, हनुमान जी ने छोटा रूप किया। सीता का पता लगाने गए तो छोटा रूप किया। और जब हनुमान जी सागर पार करके लंका गए तो उन्होंने अपना शरीर क्या कर लिया था? विशाल कर लिया था। तो अणिमा, गरिमा, लघिमा ये ऐसी सिद्धियां थी जिसके द्वारा इंसान अपने शरीर को छोटा भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है। और ये सारी सिद्धियां किसके पास है? आपकी हनुमान जी के पास। तो विशेष सिद्धि होगी तो क्या बन जाएगा? आपका बहुव्रीहि समास बन जाएगा। जैसे और देखो आपका है चौखट। चौखट, चौखट क्या होता है? जो दरवाजा होता है ना, उसके चारों तरफ लगाई जाने वाली जो आकृति है उसे कहते हैं आपका चौखट।
और चौखट में कितने खूंटे होते थे? पहले 4 होते थे। तो 4 खूंटों का समूह है, 4 खूंटों का समूह है। तो 4 खूंटों का समूह है, क्या कहलाता है? आपका चौखट। सर आजकल तो 3 ही होते हैं, पहले कितने होते थे? 4 होते थे, है ना। अगर पुराने आपने दरवाजे देखे होंगे तो ऊपर, दोनों साइड और नीचे चारों तरफ क्या लगी हुई होती है? आपकी चौखट लगी हुई। अब वर्तमान में 3 क्यों हो गए? कारण है आज की नवनवेली जो दुल्हनें होती है वो क्या पहनती है? ऊंची एड़ी की सैंडल पहनती है ना। और आपको पता है कि अगर नीचे चौखट है तो आखड़ कर गिरने का क्या रहता है? डर रहता है। और आपको पता है गिर जाते हो तो दांत टूट जाते हैं ना। तो इसलिए लोगों ने क्या कर दिया, बाद में नीचे वाली चौखट को ही क्या कर दिया? हटा दिया। इसलिए आजकल 3 साइड में रहती है। और अगर किसी के 3 बारने हैं उसे क्या कहते हैं? तिवारी कहते। तिवारी कहते हैं ना, जैसे आप मकान के ऊपर बना तिवारी, तो जिसके 3 बारने हो उसे क्या कहा जाता है? आपका तिवारी कहता है। जैसे मान लो चौकन्ना शब्द है, चौकन्ना में 24 शब्द है, 4 का बोध करा है, लेकिन चौकन्ना तो 4 कानों वाला नहीं होता है, यानी जो चतुर होता है उसे क्या बोलते हैं? आपका चौकन्ना। जैसे चारपाई, अब चारपाई एक विशेष अर्थ में भी जाता है, खाट हो गई। और चारपाई जिसके 4 पैर हो उसे क्या कहा जाता है? आपका चारपाई कहा जाता है। जैसे आपका शताब्दी, शत का मतलब क्या होता है? 100, अब्द यानी वर्ष। तो 7 अब्दों का समूह है, 7 अब्दों का समूह है, उसे क्या कहा जाता है? आपका शताब्दी कहा जाता है। लेकिन ऐसा आ गया शताब्दी एक्सप्रेस, तो वहां शताब्दी 100 वर्षों का समूह नहीं है, वहां शताब्दी एक विशेष रेल का नाम है। तो वहां क्या बन जाएगा? आपका बहुब्री समास बन जाएगा। तो वैसे बहुत सारे शब्द हैं जिसके अंदर आपके एक से अधिक समास हो सकते हैं। जैसे पक्षद्वय शब्द क्या है? आपका पक्षद्वय। अब देखो यहां संख्यावाची पद क्या आ रहा है? बाद में आ रहा है, द्वय यानी 2। कई बार संख्यावाची पद है वो आपका बाद में भी आ सकता है। तो पक्षद्वय का मतलब होता है 2 पक्षों का समूह है। पक्षद्वय का मतलब होता है 2, तो 2 पक्षों का समूह है, क्या कहलाता है? आपका पक्षद्वय कहलाता है। तो पक्षद्वय का मतलब होता है आपका 2 पक्षों का समूह है। जैसे दुनाली, दू का मतलब होता है 2, नाली यानी नाली, जिसकी कितनी नाली हो? आपका 2 नाली हो, उसे क्या कहा जाता है? आपका दुनाली कहा जाता है। जैसे नवरंग, नौरंग हो सकते हैं आपके। जैसे आपका नवनिधि, तो 9 निधियों का समूह है, नवनिधि। जैसे सप्तऋषि, सप्तर्षि, तो सप्त प्लस ऋषि, तो यहां संधि भी है, किससे बनता है? आपका सप्त प्लस ऋषि से बनता है। तो सप्त प्लस ऋषि, तो 7 ऋषियों का समूह है, क्या बन जाता है? आपका सप्तर्षि बन जाता है। नवनिधि 9 निधियों का समूह है, बन जाएगा। तो सामान्य अर्थ जैसा दिया गया है वैसा ही निकलता है, तो आपका वो क्या माना जाएगा? द्विगु समास माना जाएगा। कई बार क्या होता है, द्विगु और बहुब्री दोनों बहुत जगह बनते हैं। कैसे बनते हैं? जैसे मान लो मैंने कहा पंचवटी शब्द है, अब पंचवटी में संख्यावाची आ रहा है पंच, अब पंच यानी संख्या भी हो गया, तो पंचवटी एक स्थान है, और स्थान विशेष के अर्थ में क्या हो जाएगा? आपका विशेष के अर्थ में बन जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। पंचवटी के अंदर बहुव्रीहि समास तो है ही, और बहुव्रीहि अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर दूसरा उत्तर क्या बन जाएगा? आपका द्विगु समास बन जाएगा। क्यों? पंच आपका क्या है? संख्यावाची पद है। जैसे मान लो त्रिनेत्र शब्द है, अब त्रिनेत्र में संख्यावाची पद कौन सा आ रहा है? आपका त्रि, संख्यावाची हो गया। अब संख्यावाची होने के कारण पहला अर्थ क्या रहेगा? आपका बहुव्रीहि, शिव के अर्थ में आ गया, और शिव है और शिव ऑप्शन में नहीं है, बहुव्रीहि नहीं है, तो संख्यावाची होने के कारण क्या बन जाएगा? आपका द्विगु समास बन जाएगा। जैसे पंजाब है, पंजाब में भी क्या है? पंच संख्या है, 5 का बोध करा रहा है पंजाब, तो संख्यावाची है आपका। और पंजाब एक स्थान का नाम भी है आपका, विशेष अर्थ में जा रहा है, तो भी आपका क्या बन जाएगा? बहुव्रीहि समास बन जाएगा। कहने का मतलब संख्यावाची पद हो लेकिन आपका विशेष अर्थ में नहीं जाना चाहिए। विशेष अर्थ में चला जाता है तो समास कौन सा मानना है? आपको बहुव्रीहि समास मानना। तो साथियों जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं आपका, और क्या क्या पढ़ा हमने इसके बारे में। आज हमने
पढ़ा है साथियों आपका तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के अंदर हमने बात की थी कि तत्पुरुष समास है, उसमें शब्द में व्यंजन संधि है, तत् प्लस पुरुष। पुरुष का मतलब होता है आदमी और परुष का मतलब क्या होता है आपका कठोर। और दूसरी बात की थी तत्पुरुष समास के अंदर कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान। और प्रधान का मतलब ये होता है जिस पर अर्थ का बल पड़े। जैसे ऋषि कन्या मंदिर जा रही तो मंदिर कौन जा रही है, आपकी कन्या। हवन सामग्री लेकर आओ तो क्या लेकर आनी है, आपकी सामग्री। तो जिस पद पर अर्थ का बल पड़ता है उसे क्या कहते हैं, आपका प्रधान पद कहा जाता है। तत्पुरुष समास विशेषताओं के आधार पर 3 प्रकार का होता है। संख्यावाची पद जब विशेषता बताता है तो द्विगु तत्पुरुष, गुणवाचक शब्द है विशेषता बताए तो आपका कर्मधारय, और संज्ञा पद है वो विशेषता के रूप में आए तो आपका सामान्य तत्पुरुष होता है। वैसे तत्पुरुष के कई भेद होते हैं, द्विगु, कर्मधारय, नय, उपपद, लुकपद, लुप्त कारक और आपका अलुक होते हैं। कामता प्रसाद ने माने थे आपके समानाधिकरण और आपका वेधिकरण तत्पुरुष समास। और द्विगु समास का मतलब होता है द्वि यानी दो, गु यानी गाय, 2 गायों का समूह है। इसमें पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरे पद की विशेषता बताता है। कभी कभी आपका संख्यावाची पद है, दूसरा भी हो सकता है। और विग्रह करते समय क्या लगाते हैं, आपका समूह है या समाहार। संख्यावाची पद है वो सभी समास में आते हैं 1 से 10 तक, 20, 30, 40, फिर 100, 200, ये होती है द्विगु में अगर सामान्य अर्थ है। अगर 11 से 18, 21 से 28, 31 से 38 संख्यावाची है वो आपके द्वंद्व समास के अंदर। और 19, 29 ये किस में आता है, आपका अविभाव समास में। और संख्यावाची पद है वो विशेष अर्थ में यूज हो रहा है तो आपका बहुवरी समास। और पूर्ण, आधा ऐसी संख्या किस में आती है, आपकी कर्मधारय समास के अंदर आती हैं। अगर कोई संख्यावाची पद विशेष अर्थ में जा रहा है तो आपको बहुव्रीहि मानना है और सामान्य आपको क्या होगा, द्विगु समास माना जाएगा। और द्विगु समास किसका भेद होता है दोस्तों, आपका तत्पुरुष समास का होता है। जैसे दुपट्टा, दु प्लस पट्टा, 2 पार्ट होते हैं, उसे क्या कहते हैं, आपका दुपट्टा कहते हैं ना। तो कहते हैं कि पहले जो दुपट्टा होता था वो 2 पार्टों को आता था। जैसे महिलाएं ओढ़नी ओढ़ती है तो ओढ़नी के अंदर कितने पार्ट आते हैं, जैसे कोई 1.5 पार्ट की ओढ़नी है, कोई 2 पार्ट की ओढ़नी है, कोई 2.5 पार्ट की ओढ़नी है। जैसे कोई महिला स्लिम है, अब उसके लिए 1.5 पार्ट की ओढ़नी पर्याप्त है। और कोई ठीक ठाक है, गोल मटोल है ना, तो जैसे उसके 2 पार्ट की आ जाती है। और कोई महिला अगर मान लो बहुत भारी है, हैवी है, 2.5 पार्ट की है ना, तो ऐसे जो पार्ट होते हैं, दुपट्टा है ना, 2 पार्टों का समूह है। दुनाली, 2 नालियों का समूह है। दोपहर, दोपहर का समय। अष्टसिद्धि, नवनिधि, त्रिफला, चौराहा, चौकन्ना, तिवारी, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसके अंदर आपका क्या होता है, द्विगु समास होता है। तो दोस्तों आज हमने तत्पुरुष समास की जो व्याख्या की है और उसी के साथ हमने जो आपका द्विगु समास है उसके बारे में अध्ययन किया है। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा दोस्तों। अभी के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।